मेरा नाम सलोनी है। मेरी उम्र 21 साल है। मैं हरियाणा के एक ऐसे गांव से हूँ जहाँ लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती है। शादी को लेकर मेरे मन में बहुत डर रहता था क्योंकि मैंने ससुराल के बारे में बहुत सारी अफवाहें सुन रखी थी। ससुराल में सास बहू को जीने नहीं देती और ननद तो अपनी भाभियों को खुश देख ही नहीं सकती थी। ननद अपनी भाभी का जीना हराम कर देती है। कई बार तो मैंने ये भी सुना था कि दहेज के लालच में सास और ननद बहू को उसके मायके वापस भेज देती हैं। बचपन से लेकर आज तक मैंने यही सुना था कि ससुराल एक भयानक जगह होती है जहाँ संभल कर कदम रखना पड़ता है। लेकिन अपने ससुराल आकर मुझे यह समझ आ गई थी कि दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे लोग थे। मेरी सास ने मुझसे कहा था कि शादी के शुरू के दिनों में मैं अपने पति के साथ अच्छा वक्त गुजारूं, इसके बाद तुम्हें सारी जिंदगी हमारे साथ ही तो रहना है। मेरा पति रितेश एक अच्छा इंसान था, वो भी मेरा पूरी तरह ख्याल रखता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मैंने कमरे से बाहर निकलना शुरू किया और बाहर का नजारा बहुत ही अजीब था, जिसे देखने के बाद मैं हैरान रह गई। भला ये कैसे हो सकता था? घर के सभी लोग अच्छे से अच्छे खाना खाते थे और अच्छे से अच्छे कपड़े पहना करते थे, लेकिन घर का बड़ा मुखिया 1-2 दिन का पुराना खाना खाता था। शादी के 2 हफ्ते बाद पहली बार मैं सबके साथ आकर बैठी। सारे घर वाले एक साथ मिलकर खाना खाने लगे। मेरी सास ने पीछे की तरफ पड़े पलंग पर एक प्लेट में खाना दे दिया और ये देखकर मैं हैरान रह गई। बहुत ज्यादा बदबूदार रोटी के साथ 2-3 दिन पुराना बचा हुआ खाना उनके सामने रखा गया था। मुझे अपने ससुर का उतरा हुआ चेहरा देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे ससुराल वाले तो इतने पढ़े लिखे और अच्छे लोग हैं, फिर मेरी सास क्यों मेरे ससुर के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती? रात तो उन्होंने खामोशी से खाना खा लिया था और इस बारे में कोई बात भी नहीं की थी, लेकिन अगले दिन रात के खाने पर मैंने दोबारा इसी तरह ससुर को रात का बचा हुआ खाना खाते देखा तो मैं हैरान रह गई कि बाकी सब लोग तो ताज़ा खाना खा रहे थे, फिर सारा बचा हुआ खाना मेरे ससुर को क्यों दिया जाता था? शायद मेरे ससुर को बदबूदार खाना पसंद था, लेकिन जब मैं उनके चेहरे की तरफ देखती तो मुझे पता चलता कि वो बहुत मजबूर हैं और मुश्किल से ये खाना खा रहे हैं। मैंने एक नज़र घर के बाकी सभी लोगों पर डाली, जिसमें मेरी 2 ननदें और एक देवर शामिल था और मेरी सास भी वहीं पर बैठी थी, लेकिन वो सभी बहुत आराम से खाना खा रहे थे और किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनका बाप बदबूदार खाना खा रहा है। जबकि मैंने अपने घर में यही देखा था कि माँ अच्छे से अच्छी चीज पहले पापा के लिए रखती थी। जब मेरे पापा खाने के लिए बैठते तो सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते। हम सब भाई बहन सबसे पहले खाना निकालने के लिए पापा के आगे करते थे और फिर हम भाई बहन खाना निकालते थे। हमारे घर का एक अलग ही माहौल होता। ससुराल का माहौल देखकर तो मैं हैरान ही रह गई। यहाँ मेरे ससुर की कोई हैसियत नहीं थी और सिर्फ मेरी सास ही नहीं बल्कि उनके बच्चे भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे। सबके सब अपना खाना आराम से खाते। मेरे ससुर बदबूदार और कड़क रोटी बहुत मुश्किल से चबा चबा कर खाते थे और खाने से ज्यादा पानी पीते थे, लेकिन घर के सभी इंसान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि जब मेरे पति खाने पर मौजूद होते तो वो भी एक नज़र अपने बाप पर डालना गवारा नहीं करते। शुरू में तो 8-10 दिन में खामोशी से यही माहौल देखती रही, क्योंकि मेरे इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं इस बारे में घर में किसी से कोई सवाल कर सकूं। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही जब मैं घर के माहौल में पूरी तरह ढल गई, सब लोगों से मेरी बातचीत अच्छी से होने लगी, तो मैंने अपने पति से इस बारे में बात की कि ये क्या तरीका है, आपके पिताजी इतना ज्यादा बदबूदार खाना खाएं और आप उनके सामने बैठकर ताजा गर्म गर्म खाना खाएं। ये सुनकर नर्म दिल रितेश अचानक ही गुस्से में आ गए और मुझसे कहने लगे कि तुम इस घर के मामले में टांग मत अड़ाओ और बेहतर यही है कि तुम मेरे बाप के मामले में ना बोलो। अगर तुम्हें इस घर में कोई भी परेशानी है तो मुझसे इसके बारे में बात कर सकती हो, लेकिन मेरे माता पिता के बारे में तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे घर का मामला है। रितेश की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं भी तो इसी घर का हिस्सा हूँ। उन्होंने कितनी आसानी से मुझे यह कहकर चुप करा दिया था कि यह उनके घर के अंदर का मामला है, यानी इस घर के मसलों से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं अब खामोशी से चलते फिरते सिर्फ अपने ससुर की तरफ देखती रहती। मेरा दिल ये देख देख कर अजीब सी उदासी छाती रहती कि मेरे मासूम ससुर जो किसी से एक शब्द भी नहीं कहते थे और सारा दिन खामोशी से पलंग पर बैठे रहते थे, उन्हें किसी भी वक्त के खाने में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का बासी खाना ही दिया जाता। उनके पास पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं थे, क्योंकि मैं जब इस घर में आई थी मैंने उन्हें 2 जोड़े में देखा था। जबकि इस घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी
और अपनी नंदों से इस बारे में बात करूँगी। बेटियाँ तो अपने पिता की लाडली होती है और बेटियों को सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने पिता से ही होती है। उनके पिता के साथ उनकी माँ का बर्ताव इस हद तक खराब है, घर का बड़ा होने के बावजूद भी उन्हें खाना भी खाने को नहीं दिया जाता। लेकिन कहीं न कहीं ये बात भी मुझे हैरान करती है कि मेरी सास का बर्ताव तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा था, जबकि मैं उनकी बहू थी। वो मुझे अच्छे से अच्छा खाना हो या फल सबसे पहले मुझे पूछती, तो फिर अपने पति के साथ किस तरह से व्यवहार करती थी। हर बात पर वो मेरे ससुर को झड़प देती थी और बहुत बुरा भला भी कहती थी। उनको बदबूदार खाना देती और पहनने के लिए भी ससुर के पास एक ढंग का जोड़ा तक नहीं था। और फिर सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर हुई थी, जब मेरी ननद का रिश्ता आया तो मेरी सास ने मेरे ससुर को घर से बाहर भेज दिया। यहाँ तक कि रिश्ते वाले आकर चले गए। मेरी ननद का रिश्ता भी पूरी तरह से पक्का हो गया, लेकिन मेरी सास ने उन लोगों से बिल्कुल भी मेरे ससुर को मिलने नहीं दिया था। मैंने बातों बातों में एक बार अपनी सास से कहा कि गीता के ससुराल वाले अभी तक पिताजी से नहीं मिले हैं। ये सुनकर मेरी सास ने बहुत अजीब नजरों से मुझे देखा और कहने लगी, गीता का रिश्ता हो गया है और उसकी शादी होने वाली है। शादी वाले दिन तुम्हारे ससुर जी उन लोगों को देख ही लेंगे। ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि लड़की का पिता शादी वाले दिन ही अपने होने वाले दामाद को देखेंगे। गीता की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन मेरे ससुर के साथ सबका व्यवहार वैसा ही था। मैंने गीता से भी कहा कि पिताजी के साथ ऐसा सुलूक क्यों होता है और तुम लोग कुछ क्यों नहीं कहते। यह सब सुनकर गीता ने मुझसे वही जवाब दिया जो मेरे पति ने दिया कि ये माँ और पिताजी के आपस का मामला है। बेहतर यही है कि भाभी आप इससे दूर रहें। आपके लिए यही बेहतर होगा। अगर माँ को पता चला कि आप इस मामले में घुस रही हैं तो हो सकता है कि उनका रवैया आपके साथ भी खराब हो जाए। गीता की बात सुनकर मैं एकदम खामोश हो गई। गीता सच में ठीक ही कह रही थी। अगर माँ मुझे ही अपना दुश्मन मान लेती तो हो सकता है कि वो मेरे साथ ससुर जी के जैसा सुलूक करती, क्योंकि ससुर जी तो उनके पति थे, फिर भी वह उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। फिर मैं तो उनकी बहू थी। दोपहर के खाने के बाद मेरी सास को अचानक से बाजार जाना पड़ा। गीता की शादी की तैयारी की वजह से सासू माँ के हर रोज ही बाजार के चक्कर लग रहे थे। जब मैंने देखा कि घर में मेरे ससुर जी के अलावा कोई और नहीं है तो मैंने खामोशी से सारा बचा हुआ खाना छत पर डाल दिया, ताकि बदबूदार खाना बचे ही ना और ससुर जी को खाना नहीं खाना पड़े। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि यह मेरी सबसे बड़ी गलती होगी और इसका खामियाजा मेरे ससुर जी को ही भुगतना पड़ेगा। बाकी खाना छत पर डालने के बाद मेरा दिल आराम से हो गया और मैंने सारे बर्तन धोकर किचन में रख दिए थे और किचन साफ कर दिया था और रात का खाना पकाने में लग गई थी। मेरी सास गीता और मेरी छोटी ननद को लेकर बाजार गई हुई थी। मैंने उनके आने से पहले ही रात का खाना भी बना लिया और घर भी साफ सुथरा कर दिया। मुझे पता था कि आज मेरे ससुर को वही खाना मिलेगा जो घर में सबके लिए पका है, क्योंकि अब तो खराब खाना देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन रात को खाने के वक्त मेरी आंखें हैरत से फैल गई जब मैंने अपनी सास को ससुर को खाना देते हुए देखा। ससुर जी के साथ ऐसा सुलूक देखकर मेरे हलक के एक निवाला भी नहीं उतरा और मैं खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई थी। मेरे पति ने महसूस कर लिया था कि मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन वो सबके सामने चुप रहे और जब मैं कमरे में सारा काम खत्म करके आई तो वो मुझसे अपने पास बुलाकर पूछने लगे कि मैंने खाना क्यों नहीं खाया। मुझे अपने पति के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कैसे अपने बाप के साथ ऐसा होते हुए बर्दाश्त कर सकते थे। अचानक ही मेरे आंखों से आंसू आने लगे थे। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे डर लगता है कि मेरा बेटा भी कहीं आप जैसा ना हो, जो आपको एक एक निवाले के लिए तरसा दे। ये सुनकर मेरे पति हक्का बक्का हो गए कि मैं ये क्या कह रही हूँ। रितेश ने मुझसे कहा कि मेरा दिमाग तो ठीक है, ये किस तरीके की बातें कर रही हो, मेरी औलाद मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी। मैंने रितेश की तरफ देखा और रोते हुए कहा कि जब आप अपने बाप के साथ ऐसा होते हुए बर्दाश्त कर सकते हैं और इसके ऊपर होने वाले सारे जुल्म को देखकर भी अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, तो भला आपकी औलाद आपके साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकती। ये सुनकर रितेश ने मुझे कहा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम खामोशी से सो जाओ। जब किसी चीज के बारे में पता ना हो तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। रितेश अपनी बात पूरी करके सोने के लिए लेट गया, लेकिन मेरे दिल में तो जैसे आग जल रही थी। मुझे यह सोच सोच कर डर रही थी कि अगर भगवान ने हमसे इस बात का हिसाब लिया तो हम क्या जवाब देंगे, और अगर मेरी औलाद भी रितेश के साथ यही करेगी तो तब रितेश क्या करेंगे, क्योंकि
क्योंकि कर्मों का फल तो इसी दुनिया में मिल जाता है और जो जैसा करता है वैसा भरता है। मैंने सारी रात करवटें बदल बदल कर ही बिता दी। मुझे सुकून नहीं आ रहा था। जब से मैंने रात के खाने पर ये मंजर देखा था, मेरे सास ने मेरे ससुर को प्लेट में 2 कच्चा करेला और कच्चा आटा डालकर सामने रख दिया। मेरी तो जान ही निकल गई थी। साथ साथ वो मेरे ससुर को बहुत ज्यादा भला बुरा भी कह रही थी और बाकी सब घर वाले आराम से अपना अपना खाना खाने में व्यस्त थे, जैसे घर में कुछ हुआ ही ना हो। साथ ही वो अपने पिता को ये भी कह रही थी कि तुम्हें ताजा खाना का बहुत शौक उठा है तो ये लोग बिल्कुल ताजा ताजा खाना खाओ। तुमने जानबूझकर बदबूदार खाना छत पर डाला, तुम्हें इसी से पेट भरना पड़ेगा। मेरे ससुर इस वक्त बेबस थे। खाना उन्होंने नहीं बल्कि मैंने छत पर डाला था और अब इस बात की सजा उन्हें भुगतनी पड़ रही थी। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी सास को इस वक्त ये बात बताती कि ये बदबूदार खाना मैंने ही छत पर डाला है, लेकिन मेरे अपने हलक से भी एक निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। जैसे तैसे मेरी रात गुजरी थी और सुबह होते ही मैं कमरे से निकली तो मेरे सामने मेरे ससुर जी टूटे हुए पलंग पर पूजा कर रहे थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। जैसे उनकी पूजा खत्म हुई तो वो मुझे देखकर पूछने लगी कि क्या बात है बेटी, आज इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई। ये सुनकर मेरी आंखों में फिर से आंसू आने लगे और मैंने उन्हें बताया कि बासी खाना मैंने ही छत पर डाला था ताकि आपको बदबूदार खाना ना खाना पड़े, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे इस काम की वजह से वो खाना ही नहीं खा पाएंगे। मैंने उनसे माफी मांगी थी। मेरे ससुर ने मेरे हाथों को उनके आगे से हटा दिया और कहने लगे कि बेटी, इसमें माफी की क्या बात है, तुम तो मेरे लिए अच्छा ही सोच रही थी, लेकिन मेरे नसीब में अब सारी उम्र खराब खाना ही लिखा है। आज मुझे इस बात पर भी बहुत ज्यादा हैरत हो रही थी कि इतनी ठंड के मौसम में मेरे ससुर खुले आसमान के नीचे पलंग पर क्यों सो रहे हैं, जबकि मेरी सास अपने कमरे में आराम से सो रही थी। मैंने अपने ससुर से हिम्मत करके पूछ ही लिया कि पिताजी, आखिर ऐसा क्या बात है कि आपकी औलाद को भी आपकी इस बात का एहसास नहीं और माँ भी आपके साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करती है। घर में सब ताजा खाना खाते हैं, लेकिन आपको 3 दिन पुराना सड़ा हुआ खाना ही क्यों दिया जाता है। ससुर जी मेरी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराए और कहने लगे कि मुझे खुशी है कि मेरी बहू को मेरा इतना ज्यादा ख्याल है, लेकिन तुम्हारी सास मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करती और न ही मेरे बच्चे बुरे हैं, बल्कि मैं वही सब कुछ भुगत रहा हूँ जो मैंने बोया है। अपने ससुर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उन्हें अपनी पत्नी और बच्चे से कोई शिकायत नहीं थी, जबकि उनकी हालत देखकर तो मेरा अपना दिल जलता था। ठंड बहुत ज्यादा हो रही थी और अभी तक कोई अपने कमरे से नहीं निकला था। मैं शॉल लपेटे अपने ससुर के पास ही बैठी थी जब वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब कुछ बताने लगे, जिसे जानकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे ससुर ने मुझे बताया कि जब उनकी मेरी सास से शादी हुई तो उन दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क था। मेरी सास 17 साल की उम्र की लड़की थी, जबकि मेरे ससुर 34 साल के थे। मेरे ससुर बताने लगे कि उनकी माँ ने जानबूझकर उनकी शादी बहुत ज्यादा देर से करवाई, क्योंकि वो घर में अकेले कमाने वाले थे और 5 बहनों के एक ही भाई थे। उनकी माँ ने पहले उनकी कमाई से पूरा घर बनाया और अपनी बेटियों के रिश्ते तय किए, इसके बाद ही उनकी शादी मेरी सास से करवाई। मेरे ससुर की माँ ने जानबूझकर एक कम उम्र की लड़की से उनकी शादी कराई ताकि वो उसे दबा कर रख सके। मेरे ससुर ने बताया कि जब मेरी सास शादी होकर उनके घर आई थी तो वो पहले ही दिन अपनी सास की नौकरानी बन गई थी। उनकी सास उन्हें खाना खाने तक नहीं देती थी और सारा खाना अपनी बेटियों के घर भिजवा दिया करती और मेरी सास के हिस्से में हमेशा बचा खुचा और सड़ा हुआ खाना ही आता था, लेकिन मेरी सास ने कभी उफ तक नहीं किया और मेरे ससुर ये सारे जुल्म देखकर भी अपने माँ के खातिर खामोश रहे। मेरी सास सिर्फ 18 साल की थी जब उनके घर रितेश पैदा हुए। पेट भर के खाना नहीं मिलने की वजह से मेरी सास की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी घर की सारी जिम्मेदारी उनके सिर पर ही थी। मेरे ससुर की सारी बहनें आकर उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करती। मेरे ससुर की बहुत अच्छी सरकारी नौकरी थी, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी बीवी को एक वक्त का अच्छा खाना भी नहीं खिला सकते थे, जबकि उनकी बहनें जब रहने के लिए आती तो उनके लिए अच्छे से अच्छे पकवान बनते थे और मेरी सास सारा समय किचन में ही काम करती रहती और आखिर में उनके लिए खाना खाने के लिए एक निवाला भी नहीं बचता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी सास कभी मेरे ससुर से कोई शिकायत नहीं करती थी, लेकिन रितेश के साथ पैदा होने वाले उसका जुड़वा भाई खराब सेहत की वजह से पैदाइशी मुर्दा हुआ, जिसकी वजह से मेरी सास की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो पूरे तरीके से बिस्तर पर पड़ गई। जब तक वह काम करने के काबिल थी तब लोगों ने उन्हें पूरी
तरह इस्तेमाल किया, लेकिन जब वो काम करने के काबिल नहीं रही तो रितेश की दादी ने मेरी सास को एक कमरे में डालकर छोड़ दिया और उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता था। मेरे ससुर की पांच बहनें मेरे ससुर की कमाई पर ऐश कर रही थी, जबकि उनकी अपनी पत्नी दिन भर भूखी रहती थी। दिन ब दिन मेरी सास बीमार होती चली गई। इस शहर में उनका कोई भी नहीं था, क्योंकि वो दूसरे शहर से शादी करके आई थी। उनके माँ बाप ने भी पलटकर अपनी बेटी को नहीं पूछा था। इसके बाद मेरी सास ने 2 बेटियों को जन्म दिया। उनकी हालत पहले से भी और ज्यादा खराब हो गई। एक दिन रितेश की दादी ने मेरे सास पर झूठे इल्जाम लगाया और मेरे ससुर को मजबूर कर दिया कि वो रितेश की माँ को तलाक दे दे। इस तरह उन्होंने मजबूर होकर रितेश की माँ मतलब मेरी सास को तलाक दे दी। अपने ससुर की ये बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे सास ससुर अब पति पत्नी नहीं रहे। ये बात तो मेरे लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। अपने पति से तलाक लेने के बाद भी मेरी सास को मजबूरन इसी घर में रहना पड़ा। वो पहले नौकरानी जैसी जिंदगी गुजार रही थी, अब तो उनकी हैसियत मिट्टी के बराबर भी नहीं रही थी। उन्होंने बहुत बुरे हालातों में अपनी जिंदगी की शुरुआत की और फिर देखते ही देखते कुछ सालों में मेरे ससुर की माँ की मौत हो गई। मेरे ससुर रिटायर हो गए थे तो उनकी बहनें भी सब अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो गई, क्योंकि अब वो उनके भाई के पास पैसा नहीं था जिस पर वो ऐश कर सके। इतने सालों में रितेश काफी बड़ा हो गया था और उसने अपनी माँ पर होने वाले सारे जुल्म को अपनी आंखों से देखा था। मेरे ससुर की रिटायर होने के बाद रितेश ने नौकरी शुरू कर दी और ये छोटी मोटी नौकरियां करके उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के खर्चे को भी चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर में रितेश और उसकी माँ का पलड़ा भारी हो गया और मेरी हैसियत वही हो गई जो रितेश की माँ की थी। वक्त का पहिया बहुत तेजी से बदलता चला गया था और हालात पूरी तरह से बदल गए थे। अब मैं मजबूर हो चुका था कि मैं रितेश की माँ के रहमो करम पर पड़ा रहता। मुझे पूछने वाला अब कोई नहीं था। हम दोनों की तलाक हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी रितेश की माँ इसी घर में थी। वो पहले इसके लिए मजबूर थी और इस घर में रहती, और अब ये मेरी मजबूरी बन चुकी थी कि मैं उसे इस घर से जाने नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर वो चली जाती तो मैं अकेला रह जाता और इस बड़े से घर में अकेले क्या करता। मेरी तो उम्र भी बहुत हो चुकी थी। मेरे बच्चे मुझसे नफरत करने लगे थे और रितेश की माँ के दिल में भी मेरे लिए अब कोई हमदर्दी नहीं थी, क्योंकि मैंने शादी के जितने साल भी उसके साथ गुजारे उस पर कुछ रहम नहीं किया, बल्कि हमेशा अपनी माँ का ही साथ दिया। और मैं अपनी बहनों से बहुत मोहब्बत करता था और मैंने रितेश की माँ पर हमेशा अपनी बहनों को ही जरूरी समझा। मैं अपनी बहनों को पैसा नहीं दे पाया तो वो सब की सब मुझे छोड़कर चली गई। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं। अगर मैं अपनी पत्नी को उसका सही हक देता जिसकी वो हकदार थी तो मैं भी अपने असल मुकाम पर होता। मेरे बच्चे भी मुझसे प्यार करते, मेरी इज्जत करते, मेरी पत्नी मुझे अपने सर का ताज बना कर रखती। लेकिन मैंने खुद ही अपने हाथों से हर रिश्ते को बर्बाद किया। अपनी आंखों के सामने सब कुछ गलत होते हुए देखा, कभी रोकने की कोशिश नहीं की, जिसका नतीजा मैं आज तक भुगता आ रहा हूँ। इसमें रितेश की कोई गलती नहीं है। उसने सारी जिंदगी एक एक निवाले के लिए गुजारी है और आज वो मुझे भी वही तकलीफ दे रहा है जिससे वो गुजर कर यहाँ तक पहुँची है। और मैं भी यही सोचकर तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूँ कि हो सकता है इसी तरह मेरी माफी दुनिया में ही हो जाए। मैंने अपनी पत्नी के साथ कैसे इतना बुरा बर्ताव किया। मेरे ससुर अपनी सारी जिंदगी की बात बताकर चुप हो चुके थे, लेकिन मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज मुझे समझ आ रहा था कि मेरी सास का बर्ताव मेरे साथ इतना अच्छा कैसे है। उन्होंने जितनी भी तकलीफें देखी थी वो मुझे उससे बहुत दूर रखना चाहती थी। अपने घर से ज्यादा सुकून मुझे मेरी सास ने इस घर में दिया था। जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा था सब अपने अपने कमरों से निकलने लगे थे। मैं अपनी आंखें साफ करके किचन में आ गई थी। एक नया दिन शुरू हो चुका था। उस नए दिन में मेरे ससुर अपने किए पर शर्मिंदा थे और अब मुझे यही कोशिश करनी थी कि आने वाले समय में किसी तरह उन्हें माफी दिला सकूं। ऊपर वाला भी अपने बंदों के हजारों पापों को माफ कर देता है, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। हम इंसान क्यों दूसरे इंसान की गलतियों को माफ नहीं कर सकते। अब जबकि मेरे ससुर को अपनी गलतियों का पूरे तरीके से एहसास हो चुका था तो मैं चाहती थी कि मेरी सास भी उन्हें माफ कर दे। उनके बीच पहले जैसा रिश्ता तो नहीं था, लेकिन उनके बीच उन दोनों के बच्चे थे जिनकी बेहतर भविष्य के लिए जरूरी था कि घर के बड़ों को इज्जत
इज्जत दी जाए, लेकिन सब जानते हुए भी चुप रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ये एक हकीकत है कि जो पति जवानी में अपनी पत्नी को इज्जत और वो हक नहीं देते, उनको बुढ़ापे में रुसवाई उठानी पड़ती है। मैं नहीं जानती थी कि मेरे कहे गए शब्द मेरे पति के दिल में उतर जाएंगे और उनका दिल अपने बाप के लिए नर्म पड़ जाएगा। अब सबसे मुश्किल काम तो सास को समझाना था, जिसमें मेरे पति ने मेरा पूरा साथ दिया और अपने पिता को मुकाम देने में कामयाब रहे। आपके ख्याल में क्या सच्चाई जानकर मैंने ससुर जी को उनका असल मुकाम दिलाकर सही किया, या मुझे ससुर जी को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए था? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।